नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य मेरा वर्ल्ड अफेयर। जियो पॉलिटिक्स को और बेहतर समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ आज है 1 फरवरी और आने वाला है भारत का बजट। वी नो दैट हमारे देश की रूपरेखा आने वाला बजट ही तय करेगा। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट की। आखिर सर्वे क्या बतलाती है? आज किन किन चीज़ों पर टैक्स बढ़ने वाली है और किन किन चीज़ों पर सरकार आने वाले दिनों में ज़्यादा फोकस्ड करने वाली है। 29 जनवरी को हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए एक गाइड और आने वाले बजट की टोन सेट करने वाला है। इस बार का सर्वे खास क्यों है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी ए नागेश्वरन ने भारत की ग्रोथ पोटेंशियल को अपग्रेड कर दिया है। You are watching Aditya Mehra World Affairs Analysis, your daily dose of global insights. Subscribe my channel for daily update. पहले कि हम आंकड़ों में डूबें, दो शब्द समझना हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ग्रोथ एंड पोटेंशियल अपग्रेड। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ को। ग्रोथ वो रफ्तार है जिसे हमारी इकोनॉमिक फिलहाल दौड़ रही है। सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए यह 6.8 से 7.2 रहने वाली है। नाउ अब समझते हैं पोटेंशियल अपग्रेड। आखिर पोटेंशियल अपग्रेड है क्या? पोटेंशियल अपग्रेड को हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर एक एथलीट पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने की क्षमता रखता है और वह ट्रेनिंग के बाद अपनी कैपेसिटी 12 किलोमीटर पर आवर हो गई है, तो यह उसका पोटेंशियल अपग्रेड है। हमारे भारत के केस में 3 साल पहले हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल 6.5% माना जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 7 कर दिया गया है। लेकिन इसे अब बढ़ा के 7% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत इकोनॉमिक की नींव अब इतनी मजबूत है कि हम बिना थके और बिना महंगाई बढ़ाए 7% की रफ्तार से लगातार बढ़ सकते हैं। अब सवाल आता है व्हाई दिस अपग्रेड? आखिर ऐसा क्या बदल गया है हमारे देश में जिससे भारत का पोटेंशियल 6.5% से 7% बढ़ जाएगा? अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इंडिया के पीछे 3 बड़े पिलर को माना गया है। फर्स्ट आता है सॉलिड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकार ने पिछले कुछ सालों में सड़कें, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो लाखों करोड़ों खर्च किया है, उसका असर अब दिखने लगा है। यह सॉलिड पब्लिक इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। सेकंड में आता है हेल्दी फाइनेंशियल सेक्टर। हमारा बैंक अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। बैंकों का एनपीए, जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है, यह कम है और बैलेंस शीट साफ है। जब बैंक मजबूत होता है तो वो बिजनेस को खुल के कर्ज देता है, जिससे ग्रोथ आती है। नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है स्टेट लेवल। केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्यों में भी रेड टेपिज्म कम हो रही है। बिजनेस करना आसान हो रहा है और राज्यों के बीच अब एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो चुका है। कुछ समय पहले की घटना की तरफ ध्यान दिया जाए तो तमिलनाडु के सीएम और झारखंड के सीएम विदेश से इन्वेस्टमेंट लाने में लगे हुए हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया का मानना है कि 7% तो हमारी नई जमीन है, लेकिन हमारा आसमान और भी ऊंचा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को ग्लोबल लेवल पर ले जाएं और प्रोसेस रिफॉर्म यानी जमीन मिलने की प्रक्रिया को आसान करें और इलेक्ट्रिसिटी और पानी जैसी लागत को कम करें, तो इंडिया आने वाले वर्षों में 7.5 से 8% ग्रोथ को छू सकता है। नाउ क्या आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल बिजनेस करना वाकई आसान हुआ है या अभी भी स्मॉल बिजनेस के लिए चुनौतियां बरकरार हैं? नाउ अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी पिलर की जो भारत को सुपर पावर बनाएगी, हमारा एजुकेशन और ह्यूमन कैपेसिटी। पीएम मोदी अक्सर डेमोग्राफी डिवाइडेंड की बात करते हैं, यानी हमारा युवा आबादी, लेकिन सर्वे कहती है इस आबादी को डेवलपमेंट डिवाइडेंड में बदलने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा गड्ढा को भरना होगा, और वो गड्ढा है स्टूडेंट रिटेंशन बियॉन्ड क्लास 8। आंकड़ा चौंकाने वाला है। भारत में प्राइमरी एजुकेशन में तो कमाल किया है, लगभग हर बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन जैसे ही बात सेकेंडरी लेवल मतलब 9th से 12th क्लास की आती है, हमारा नेट इनरोलमेंट रेट गिर के सिर्फ 52.2% रह जाता है। माना जाए तो भारत का आधा बच्चा एजुकेशन सिस्टम से ही बाहर हो जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चरल गैप्स। सर्वे एक कड़वी हकीकत बयां करता है। ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17.1 स्कूल ही सेकेंडरी एजुकेशन एफर्ड कर पाता है। इसके मुकाबले शहर में यह आंकड़ा 78.1% है। सीधे तौर पे समझा जा सकता है, गांव में 17.1% बच्चे ही 9 से 12 तक का एजुकेशन कर पा रहे हैं, वहीं शहर में 38.1% तक ही पढ़ाई की जा रही है। गांव का बच्चा जब 8वीं पास करता है तो उसे आगे पढ़ाई के लिए या तो बहुत दूर जाना पड़ता है या फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसी दूरी और अभाव की वजह से टैलेंटेड ग्रामीण स्टूडेंट के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।
अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो गांव में सेकेंडरी एजुकेशन का जाल बिछाना ही पड़ेगा। इस सर्वे में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखाया गया है। साल 2021 में ग्रेड 3 में सिर्फ 42% बच्चे मैथ्स में पास थे, जो अब बढ़कर 65% हो गया है। यानी हमारी नींव कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। नाउ बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, जिसको अब पीएम श्री स्कूल कहा जाने लगा है। ये स्कूल अब एक रोल मॉडल की तरह उभर रहा है, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। मैं भी इसी नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूं और हमको पता है कि नवोदय का एजुकेशन सिस्टम पहले से ही बेहतर है। नाउ बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो भारत सरकार अपनी कैपेसिटी बड़े स्तर तक बढ़ा रही है। 23 आईआईटी, 21 आईआईएमएस और 20 एम्स एक्टिव है। इतना ही नहीं, भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़कर 29.5 हो गया है। सर्वे का साफ मैसेज है कि हमें मिडिल क्लास लेयर को बचाना पड़ेगा, जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहा है। बिकॉज बिना क्वालिटी एजुकेशन के डेमोग्राफी डिवाइडेंड सिर्फ एक सपना रह जाएगा। एजुकेशन के बाद अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो किसी भी देश की रीढ़ होती है। साथ ही हम बात करेंगे उन ग्लोबल खतरों की जो आपकी जेब और देश की तिजोरी दोनों पे असर डाल रहा है। सबसे पहले एक अच्छी खबर है कि भारत के हेल्थ के मोर्चे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां साल 2013 में हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर 40 थी, वहीं 2023 में घट के 25 रह गई है। हेल्थ सेक्टर में यह एक बहुत बड़ा रिलीफ है। देश में 1.82 लाख आयुष्मान कार्ड का नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जो गांव-गांव तक इलाज पहुंचा रहा है। बट ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो गांव का हेल्थ सेक्टर उतना भी अच्छा नहीं हुआ है। अभी भी ग्राउंड लेवल पे काम करने का जरूरी है। टीबी के मामलों में 2015 से अब तक 21% की कमी आई है। अब आता है उन खबरों पे जो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत जरूरी है। सर्वे के मुताबिक 2025 में सोना और चांदी अपनी कीमतों के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड, सिल्वर का रेट बहुत ही हाई चल रहा है। मेटल के बढ़ते रेट का भारत नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पूरी दुनिया में फैलाई गई अशांति है। जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे युद्ध या फिर ट्रेड वार बढ़ता है, तो इन्वेस्टर शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी गोल्ड में लगाते हैं। सर्वे साफ चेतावनी देता है, जब तक वर्ल्ड में शांति नहीं होगी, गोल्ड और सिल्वर की कीमत ऊंचाई बनाई रहेगी। मिडिल क्लास फैमिली के लिए गहने खरीदना और भी महंगा हो सकता है। रुपए की बात करें तो 2025 में भारतीय रुपया थोड़ा दबाव में दिख रहा है। सर्वे बताती है कि इसका मुख्य कारण फॉरेन कैपिटल का सूखना है। विदेशी इन्वेस्टर भारत से पैसा निकालकर वापस ले जा रहे हैं, गोल्ड जैसे सुरक्षित जगहों पे लगा रहे हैं। हालांकि हमारे फॉरेन विदेशी मुद्रा भंडार इतना मजबूत है कि हम किसी भी झटके को आसानी से झेल सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट की उथल पुथल का असर इंडियन रुपीस की कीमतों पे साफ दिखाई दे रहा है। जहां सीईए नागेश्वर ने एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया में मार्केट्स और नो लॉन्गर नेचुरल, मतलब व्यापार अब सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। इसलिए स्वदेश अब सिर्फ एक इमोशन नहीं, के लिए खुद पे निर्भर होना ही होगा, वरना ग्लोबल सप्लाई चेन हमें कभी भी धोखा दे सकती है। हाल ही में इंडिया यूरोप यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए का निष्कर्ष निकाला गया है, जिसे एक बहुत बड़ा जीत माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के धोखे के बाद हम यूरोप के साथ अपने रिश्ते को नया मोड़ दे रहे हैं, ताकि हमारी निर्भरता एक देश या एक ब्लॉक पे ना रहे। सर्वे का मैसेज साफ है, दुनिया बदल रही है और भारत अब ग्लोबल रिस्क को भांप कर अपनी स्वदेश ढाल तैयार कर चुका है। दोस्तों, पूरा सर्वे का समरी क्या है? 7% पोटेंशियल ग्रोथ, हमने अपनी क्षमता बढ़ा ली है। एजुकेशन रिफॉर्म, हमें क्लास 8 के बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज में सुधार करना होगा। वहीं ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमिक बने हुए हैं। आईएमएफ के अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल ईयर 2028 से 29 तक 5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लेंगे। लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा जब हम और आप जैसे नागरिक देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को समझें और इसमें भागीदारी दें। 1 फरवरी को बजट आने वाली है, मतलब आज। क्या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इसे सुझाव को हकीकत में बदलेंगी? क्या टैक्स में राहत मिलेगी? यह सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इंडियन पीपल अपनी देश की इकोनॉमिक ताकत को समझे। मिलते हैं बजट के जबरदस्त एनालिसिस के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.